Hey guys, welcome back. So this is Psychology of Money book review part 3, which is nothing is as good or as bad as it seems. So इस चैप्टर की शुरुआत मॉर्गन बिल गेट्स की स्टोरी से करते हैं। बात है 1968 की, जब बिल लेकसाइड हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उनका स्कूल उन चंद स्कूलों में से था जहां पर उस टाइम में भी कंप्यूटर्स हुआ करते थे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, उस टाइम में यूनिवर्सिटीज में ही कंप्यूटर्स होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। इसी स्कूल में बिल के एक दोस्त भी थे जिनका नाम पॉल एलन था। बिल और पॉल स्कूल के बाद और इवन वीकेंड्स में भी कंप्यूटर्स के बारे में सीखने में लगे रहते थे। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दोनों बहुत ही यंग एज में कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन गए थे। और जैसा कि हम सबको पता है, आगे जाके दोनों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टार्ट की, जिसकी आज वैल्यूएशन अराउंड $3 ट्रिलियन है। सो यहाँ पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो। 1968 में दुनिया में अराउंड 30 करोड़ हाई स्कूल जाने वाले बच्चे थे, जिसमें से 1.8 करोड़ अमेरिका में थे। उसमें से 2,70,000 वॉशिंगटन में रहते थे और उसमें से भी केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ते थे। दैट मीन्स अगर इसे रेशो में देखा जाए तो 10 लाख बच्चों में से कोई एक लकी बच्चा होगा जो उस रेयर स्कूल में पढ़ सके जहां पर उस टाइम में भी बच्चों के सीखने के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। बिल गेट्स उन्हीं कुछ लकी बच्चों में से एक थे और उन्होंने ये बात कई बार कही भी है। इफ देयर हैड बीन नो लेक साइड, देयर वुड हैव बीन नो माइक्रोसॉफ्ट। ये तो हुई लक की बात। अब बात करते हैं रिस्क या फिर बैड लक की। इसी स्कूल में बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ उनका एक तीसरा दोस्त भी था जिसका नाम केंट इवांस था। बिल और केंट बेस्ट फ्रेंड थे एंड अकॉर्डिंग टू बिल, केंट क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा था और वो भी कंप्यूटर्स को लेके बहुत ही पैशनेट था। बिल बताते हैं कि वो और केंट स्कूल के बाद बातें क्या करते थे कि वो दोनों मिलकर किस टाइप की कंपनीज खोलेंगे और उन दोनों में से कंपनी का सीईओ कौन होगा। बट शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एंड वन अनफॉर्चुनेट डे, केंट की हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो किसी हाई स्कूल स्टूडेंट की एक्सीडेंट में डेथ होने का चांस 1 in a million होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बिल को 1 in a million लक मिला, जिससे कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ पाए जहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। और वहीं दूसरी तरफ केंट को 1 in a million रिस्क मिला, जिससे कि उनकी हाई स्कूल पास करने से पहले ही डेथ हो गई। सेम मैग्नीट्यूड वर्किंग इन टोटली अपोजिट डायरेक्शन। इस स्टोरी से हमें यह बात पता चलती है कि आपकी 100% मेहनत कभी भी 100% आउटकम में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके आउटकम में लक और रिस्क एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। केंट बिल से ज्यादा स्मार्ट थे बट लक ने उसका साथ नहीं दिया। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर लक और रिस्क आपकी लाइफ में इतना ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं तो जनरली हम इन्हें इग्नोर क्यों करते हैं? जिसके दो आंसर्स हैं। पहला तो ये कि हम लक को मेजर नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि अगर आप किसी और व्यक्ति की सक्सेस का श्रेय लक को दोगे तो लोग आपको एक जेलस व्यक्ति समझेंगे। और सिमिलरली हम भी अपनी सक्सेस का श्रेय लक को नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है कि हमारी सक्सेस हमारी मेहनत से नहीं बल्कि लक से मिली है। लक और रिस्क के साथ एक बात ये भी है कि इनका इम्पैक्ट आपको केवल हाइंडसाइट में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल 2006 में याहू ने फेसबुक को एक्वायर करने के लिए $1 बिलियन का ऑफर दिया था। फेसबुक उस समय बस एक छोटा सा स्टार्टअप ही था। कई लोगों ने मार्क जुकरबर्ग को ये ऑफर एक्सेप्ट करने की सलाह भी दी, बिकॉज $1 बिलियन फॉर ए स्टार्टअप इज अ लॉट ऑफ मनी। बट इसके बावजूद मार्क जुकरबर्ग ने ये ऑफर ठुकरा दिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, आज आपको याहू का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलेगा, जबकि फेसबुक, जिसको अब मेटा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि लक ने डेफिनेटली मार्क जुकरबर्ग के फेवर में काम किया है। नाउ सिमिलरली एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा ही ऑफर याहू को एक्वायर करने के लिए भी दिया था, जिसको मार्क जुकरबर्ग की तरह याहू ने भी रिजेक्ट कर दिया। बट बाद में ये डिसीजन गलत साबित हुआ, जिसके बाद याहू की वैल्यूएशन गिरती ही चली गई और कभी भी रिकवर नहीं हुई। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो कंपनी बच जाती। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि लक ने याहू का साथ नहीं दिया और उनका डिसीजन रिस्की साबित हुआ। तो आप इन दोनों एग्जांपल से ये देख सकते हो कि दोनों कंपनीज ने डिसीजन तो एक ही तरह का लिया, बट रिजल्ट उन्हें अलग अलग तरह के मिले। तो हमें यहाँ से ये क्लियरली पता चलता है कि डिसीजन लेते वक्त लक और रिस्क का पता नहीं चलता, वो तो बाद में पता चलता है कि लक हमारी तरफ था या फिर हमारे अगेंस्ट। मॉर्गन कहते हैं कि जब हमें ये पता है कि ये कोई भी नहीं बता सकता कि हमें कौन सा आउटकम लक की वजह से मिला है और कौन सा आउटकम रिस्क की वजह से, तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, बी केयरफुल who you praise and admire, and be careful who you look down upon and wish to avoid becoming। लोगों को जज करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारी सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती है, उसमें लक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हर फेलियर ऐसा नहीं है कि केवल गलत डिसीजन से ही मिलता है। मे बी आपके डिसीजन सही हो बट अनफॉर्चुनेटली यू फॉल ऑन द साइड ऑफ द रिस्क। नंबर 2, focus less on specific individuals and case studies and more on
ब्रॉड पैटर्न्स। मॉर्गन कहते हैं कि हमें स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को स्टडी करने से बचना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सट्रीम एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि बिलियनेयर्स या फिर फेल्ड इंडिविजुअल्स। मॉर्गन मानते हैं कि इन एक्सट्रीम एग्जांपल्स के साथ एक्सट्रीम लक या रिस्क भी एसोसिएट होता है, सो हमें इन्हें स्टडी करने से कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय हमें ब्रॉड पैटर्न्स पे फोकस करना चाहिए और जो पैटर्न जितना कॉमन होगा वो उतना ही आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होगा। एंड वन लास्ट टिप, अगर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में रिस्क से बचना है तो आपको अपनी लाइफ को कुछ ऐसे अरेंज करना चाहिए कि आपके कुछ गलत डिसीजंस आपको बर्बाद ना कर दें, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गेम खेल सको जब तक कि लक आपके फेवर में ना आ जाए।